हेल्दी मॉर्निंग। हम बात करें इन्फेक्शन पे। अब हम इन्फेक्शंस को हम डिफरेंट एस्पेक्ट पे लेके जा रहे हैं। पहले हमने गायनेकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, फिर हमने यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से बात की, फिर हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ पे बात की, अभी हमने थोड़ी सी स्किन डिजीजेस पे भी बात की थी कि स्किन में इन्फेक्शन हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे इन्फेक्शंस पे जो कि सर्जरी की वजह से होती हैं, पोस्ट सर्जरी होती हैं। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर गुल अफशा, जनरल सर्जन है, अशफाक मेमोरियल हॉस्पिटल में होती है। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टरों पे बड़ा इल्ज़ाम होता है हम अच्छे भले थे, हमने अच्छी भली सर्जरी कराई, लेकिन सर्जरी के बाद देखें क्या हो गया हमारे साथ। और वो डिफरेंट कभी कभी इंसिजन्स की इन्फेक्शंस हो जाती हैं, कभी कभी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाती हैं, बहुत सारी ऐसी इन्फेक्शन होती है। सबसे पहले तो आप बताइए कि सर्जरी में कितना स्टरलाइजेशन का ख्याल रखा जाता है? सर्जरी में ड्यूरिंग सर्जरी 100% ही स्टरलाइजेशन का ख्याल रखा जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम हैंड वॉशिंग, स्क्रब किया जाता है, प्रॉपर स्टरलाइज ग्लव्स पहने जाते हैं, स्टरलाइज गाउन पहने जाते हैं। फिर एनवायरनमेंट जो थिएटर का होता है उसमें 100% इस बात की श्योरिटी रखी कहते हैं उसको यूवी लाइट से स्टरलाइज करते हैं। जी बिल्कुल, वो सिस्टम भी होता है। इसके अलावा कुछ एयर फिल्ट्रेशन का इस तरह सिस्टम होता है कि वो एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन रहे और वहाँ पे जो इवन एयर में जो एयरबॉर्न बैक्टीरिया हैं वो भी क्लीन होते हैं कॉन्स्टेंटली, क्योंकि एक के बाद एक सर्जरी चलती रहती है। या अगर कोई इन्फेक्टेड केस ऐसा आ गया है तो उसके बाद उस थिएटर को प्रॉपर स्टरलाइज किया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। उस थिएटर में सर्जरी नहीं की जाती उस वक्त तक जब तक कि वो क्लीन ना हो जाए। क्लीन ना हो, सही है। बिल्कुल। इसी तरह कोई एक्सटर्नल जो बंदे, मतलब एक लिमिटेड लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, फ्रीक्वेंट लोगों का आना जाना नहीं एनकरेज किया जाता। एंटर होने से पहले प्रॉपर वहाँ के शूज़ उतार देते हैं, शूज़ उतारते हैं, वहाँ के प्रॉपर मास्क, कैप, शूज़, एवरीथिंग शुड बी स्टरलाइज। आई मीन 100% इस बात की श्योरिटी रखने की कोशिश की जाती है कि कोई एयरबॉर्न इन्फेक्शन या बाहर से कोई इन्फेक्शन थिएटर में ना हो, या पेशेंट को हम कोई तोहफे में इन्फेक्शन ना दें। भाई वो ऑपरेशन थिएटर पता ही चल जाता है, वो जो डबल गेट है, एक पहला गेट है, रेड लाइन होती है, हाँ एक रेड लाइन होती है और बाहर लिखा हुआ होता है उसमें। फिर आप उसके अंदर एंटर होते हैं, आपको जूते चेंज करने होते हैं, वो जूते अंदर नहीं जा सकते। फिर अंदर जाते जाते फिर आप ऑपरेशन थिएटर्स जो होते हैं उसमें आप ऐसे नहीं एंटर हो सकते। स्क्रबिंग होती है बाकायदा, वो हाथ की एक स्पेशल मूवमेंट के साथ वॉश किया जाता है उनको। फिर वो जो ग्रीन रैप्स में आपको कपड़े पहनाए जाते हैं अजीब अजीब से, वो भी मल्टीपल लेयर्स में होते हैं। एक अंदर होता है, एक ऊपर होता है, फिर कैप होती है, फिर मास्क होता है, ग्लव्स कभी कभी 2 होते हैं। इस तरह की पूरी तैयारी होती है, पूरी तैयारी होती है। ऑपरेशन थिएटर को इस चीज़ पे ब्लेम करना ज़्यादा मुश्किल ही होता है कि वहाँ की वजह से कोई इन्फेक्शन लगे। तो क्या इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से इन्फेक्शन लगती है? इंस्ट्रूमेंट के लिए भी यही कोशिश की जाती है, उनको प्रॉपर स्टरलाइज किया जाता है। ऑटोक्लेव सिस्टम होता है और डिफरेंट सोल्यूशंस होते हैं कि जिसमें कोई भी इन्फेक्शन एक पेशेंट से दूसरों का ना लगे या डॉक्टर से उसको ना लगे। तो उसमें भी 100% श्योरिटी रखी जाती है ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन। डिफरेंट मेथड्स हैं, ऑटोक्लेव है, डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं जिनको, और इससे अगर हेपेटाइटिस सी का केस है उसके लिए पहले से प्रिपरेशन होती है। एक दिन पहले से पता होता है कि इस पेशेंट को हेपेटाइटिस सी है तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी है। सारी डिस्पोजेबल चीज़ें यूज़ होती हैं ताकि वो चीज़ें हम दूसरे पेशेंट्स पे इस्तेमाल ना करें और वो हेपेटाइटिस उसको ट्रांसफ़र ना हो। तो ये तमाम श्योरिटी और पेशेंट की तैयारी एक दिन पहले से शुरू हो जाती है। पर मैंने तो ये सुना है कि पेशेंट चाहे हेपेटाइटिस बी सी का हो या ना हो, जो स्टरलाइजेशन का प्रोटोकॉल है वो एक ही रखा जाता है। वो बिल्कुल एक ही रखा जाता है, लेकिन हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस बी का केस अगर पहले से नोन हो तो फिर एक एक्स्ट्रा केयर की जाती है। एक्स्ट्रा केयर की जाती है। और अब तो रिसेंटली अब ये है कि हम हर पेशेंट का हेपेटाइटिस प्रोफाइल पहले से करा लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ पता हो कि इस पेशेंट को है, या डबल ग्लव्स हों। फिर ड्यूरिंग सर्जरी हम स्पेशल ख्याल करते हैं कि खुद डॉक्टर को या नर्सिस को, पैरामेडिक्स को वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक एक रूल्स हैं डिफरेंट कि डबल ग्लव्स पहने, तमाम डिस्पोजेबल यूज़ करें, कोई जो एक्स्ट्रा पर्सनस उस थिएटर में ना आए, जितने रिक्वायर्ड हैं सिर्फ वही हुए, एक्स्ट्रा मूवमेंट ना हो। ड्यूरिंग सर्जरी बहुत ही प्लान तरीके से किया जाए, ये ना हो कि निडल प्रिक हो जाए या ब्लेड लग जाए। मतलब बहुत केयरफुली या बहुत स्मूथली करना होता है। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा केयर की जाती है। नॉर्मल तो वो है ही है, लेकिन प्लस कुछ एक्स्ट्रा केयर करते हैं ताकि वो पेशेंट टू पेशेंट भी ट्रांसफ़र ना हो, पेशेंट टू डॉक्टर एंड नर्सिस, पैरामेडिक्स, क्योंकि सबकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे बताइए कि हॉट इंसिजन्स जिनको कहते हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं? हॉट इंसिजन
हॉट इन्फेक्शन. हॉट इंसिजन मतलब वो इंसिजन की जगह जो होती है वो पेशेंट अक्सर कहते हैं इन्फेक्शन के बाद कि ये जगह यहाँ जहाँ उन्होंने कट लगाया था ना, ये देखो ये गर्म है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है. आई सी. एक्चुअली जो आफ्टर ऑपरेशन कुछ नॉर्मल रिस्पॉन्स, बॉडी रिस्पॉन्स भी होते हैं, ब्लड सप्लाई वहाँ की ज़्यादा हो जाती है. दैट इज़ नॉर्मल, नॉट इन्फेक्शन. नॉर्मल इट इज़ नॉर्मल है जो हीलिंग के लिए चाहिए, नॉर्मल जो हीलिंग प्रोसेस के लिए चाहिए. तो ब्लड सप्लाई वहाँ की ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से हॉट फील होता है, कुछ स्वेलिंग सी, कुछ बर्निंग सी महसूस हो सकती है. बट दैट इज़ नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू कट और एनी ट्रॉमा. पर ये कितनी अरसे रहनी चाहिए और कितने अरसे के बाद तक होती रहे तो प्रॉब्लमैटिक है? 2-3 days में इट यूजुअली रिजॉल्व. 2-3 days नॉर्मल, नॉट इन्फेक्टेड. कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें इंसिजन लगे भी, वहाँ पे लगे हुए भी 1-1.5 साल हो गया, आज तक उन्हें इंसिजन में दर्द होता है. एक्चुअली डिपेंड्स. बाज़ औक़ात जो स्कार बनता है, कुछ की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है या स्पेसिफिक होती है कि उसमें वो हाइपरट्रोफीड स्कार बन जाता है. तो नॉर्मल स्कार से ज़्यादा हाइपरट्रोफीड मीन्स के ज़्यादा एक्सेसिव स्कार बनता है, या उससे भी बढ़कर आप देखें तो एक कीलॉइड बनता है. उन स्कार साइट्स पे ज़्यादा इचिंग होती है पेशेंट को, कई महीनों बल्कि कई सालों तक हो सकती है. लेकिन ये बहुत रेयर कुछ केसेस में, तमाम में नहीं. अच्छा, दैट इज़ नॉट डेंजरस. और हाइपरट्रोफीड स्कार कुछ महीनों के बाद खुद रिजॉल्व कर जाता है. कीलॉइड खुद रिजॉल्व नहीं करता. पेन क्यों होता है? देखें, पेन अगर उस साइड पे होता है तो वही कि मैंने कहा ना कि हाइपरट्रोफीड स्कार है, उसकी वजह से पेन हो सकता है कि बाद इचिंग हो रही है, बाद उसको इचिंग की वजह से पेशेंट को इरिटेशन हो रही है और उसकी वजह से पेन हो रहा है. कुछ साइकोलॉजिकल भी होता है. वैसे बहुत से पेशेंट होते हैं जिनका स्कार हाइपरट्रोफीड नहीं होता, नॉर्मल होता है, लेकिन चूंकि एक सर्जरी अगर हो जाती है पेशेंट को, तो यूजुअली सर्जरी के बाद जितनी चीज़ें होती जाती हैं वो इट इज़ रिलेट करते हैं, क्योंकि मेरी सर्जरी के बाद उसी के हुआ, इससे पहले तो मैं ठीक था. अच्छा, कभी कभी होता है डॉक्टर साहब कि इंसिजन से पसी डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, ये क्या होता है? पसी डिस्चार्ज मीन्स कि उसको इन्फेक्शन हो गया. यूजुअली 4th-5th डे के बाद ये इंसिजन में इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? उसकी वही रीज़न है, 2 रीज़न है. एक तो ये कि एंडोजीनस इन्फेक्शन, कोई ड्यूरिंग कोई मेजर सर्जरी हुई है, लाइक गट सर्जरी हुई है, वहाँ के ऑर्गेनिजम्स ओपन होके वो उन्होंने इन्फेक्ट किया, या एक्सोजीनस इन्फेक्शन भी हो सकते हैं जो बाहर से लगे हों, स्किन प्रॉपर क्लीन ना हुई हो या सराउंडिंग से. तो वो फिर जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए तो पस डिस्चार्ज भी होता है. अगर स्मॉल अमाउंट में है तो माइनर इन्फेक्शन है, दैट कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक. इन्फेक्शन तो मतलब लगने के चांसेस इसलिए इतने कम होते हैं कि वो जिस जगह को प्रिपेयर किया रहा है पूरी उसके अराउंड में बायोडीन और पूरा जगह को पीला कर दिया जाता है. एकदम से वो पीला नहीं, उसने वो बाकायदा से स्टरलाइज किया रहता है जगह को से, या डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं उनको कुछ मिनट्स पहले लगाया जाता है ताकि वो टाइम दिया जा सके कि स्किन के जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड हो जाए. अपने तौर पर सर्जन पूरी कोशिश करते हैं. इवन देन अगर कहीं ब्रीच हो गया कोई तो उसमें तो. और सर हम बस एक कॉल लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. गुड हेल्दी मॉर्निंग. कौन बात कर रहा है? जी मैं मिसेस महमूद. मिसेस महमूद, थोड़ा सा तो ऊंचा बोलिए. पराठा नहीं खाया आज? मिसेस महमूद. हेलो. हाँ जी, टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज. जी मुझे पूछना है कि मेरे जिस्म में एक तो दर्द रहता है, बड़ा शदीद दर्द रहता है. अच्छा, पूरी बॉडी में, हर जगह? पूरी बॉडी में खिंचाव होता है, पूरी बॉडी में दर्द रहता है. आपकी एज क्या है? और मैं पेन किलर ले नहीं सकती क्योंकि मुझे अल्सर है. ओ, आपकी एज क्या है मिसेस महमूद? जी जी. आपकी उम्र कितनी है? 70 है. अच्छा, आप पेन किलर ले नहीं सकती, आपकी पूरी बॉडी में आपको खिंचाव फील होता है, चल फिर सकती हैं? चलती तो फिरती हूँ माशाल्लाह, मतलब ये कि मैं चल लेती हूँ मगर तकलीफ होती है बहुत. अच्छा. एक घुटने में बहुत दर्द है. एक घुटने में भी आपके बहुत दर्द है? अच्छा, आपने कभी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? किसी डॉक्टर ने आपको कुछ एडवाइस नहीं किया, कुछ बताया नहीं? मुझे ये ओसो बोन डी दिया था. अच्छा ठीक है. तो उससे मेरे छोटे छोटे 2-3 जगह ऐसे हो गए कि जैसे रग पर कोई मतलब गदूद टाइप के सख्त. तो इससे हुए हैं या वैसे ही हुए हैं ये तो नहीं कह सकती ना. अच्छा, कुछ पूछना चाह रही है? हाँ, मैं पूछना चाह रही थी. उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने क्या, मैं सुन नहीं पाई कि डॉक्टर ने क्या दिया था. इनको वो आर्थराइटिस के लिए नहीं, वो पेन किलर देते हैं. अच्छा, पेन किलर नहीं दिया था, इस तरह की कोई सप्लीमेंट टाइप चीज दे दी थी इन्होंने. आप क्या कह रही हैं कि क्या अभी भी वही स्टाटस है कि वो बहुत इनको पूरी बॉडी में खिंचाव फील होता है, दर्द होता है. अच्छा ठीक है जी, चलिए मिसेस महमूद इसमें हम बात करते हैं. ठीक है,
थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग व्यूअर्स. अभी चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इनका जो कॉमन प्रॉब्लम है, एक्चुअली कि बहुत कॉमन है प्रॉब्लम, इस पर डिस्कशन करेंगे. कहीं मत जाएगा.